हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 11 की पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आक्सीकरण और अपचयन के बारे में और रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में, और उसके बाद अगले वीडियो में हमने फिर से पढ़ा था आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण में बदलने की विधि। आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना हम पढ़ेंगे। तो आणविक समीकरण को ही हम लिखते हैं पहले। MnO2 + 4HCl और ये आपका बन जाता है MnCl2 + 2H2 और Cl2। तो ये हो गया आणविक समीकरण। अब इस आणविक समीकरण को हम आयनिक समीकरण में बदलने के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं। तो वही विधि हम जानेंगे। क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं, यानी जो जल में धन और ऋण आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम सबसे पहले लिखेंगे जो अणु जल में आयनित होते हैं, जो अणु जल में आयनित होते हैं उन्हें आयनों के रूप में लिखेंगे। आयनों के रूप में लिखते हैं तथा जो अणु जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, उन्हें आणविक रूप में ही लिखेंगे। उन्हें आणविक रूप में ही लिखेंगे। जैसे जल में ना आयनित होने वाले कुछ अणु ऐसे हम लिख लेंगे ENH3 CO2 CO NO2 NO3 NO H2O आदि। ये ऐसे अणु हैं जो जल में आयनित नहीं होते हैं, यानी ये प्लस माइनस आयनों में विभाजित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई आणविक समीकरण अगर हमें पता है तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं, यानी जो जल में प्लस और माइनस आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम आणविक रूप में लिखेंगे। और उसके बाद जो अणु जल में आयनित नहीं होते हैं, यानी प्लस माइनस आयनों में डिनोट नहीं होते हैं, प्लस माइनस में मतलब विभक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें हम आणविक रूप में यानी जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। जैसे कौन कौन से अणु हैं जो कि जल में आयनित नहीं होते हैं, NH3 हो गया, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 NO3 NO H2O आदि। ऐसे तमाम अणु ऐसे हैं जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तो जो आयनित नहीं होते हैं उन्हें जैसा है वैसे ही लिखा रहने देना है हमें। और जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए HCl है, तो ये HCl आपका जल में आयनित हो जाता है, और MnO2 जो है ये जल में आयनित नहीं होता है। तो जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं उन्हें हम आयनिक रूप में लिखेंगे, और जो अणु जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम आयनित रूप में न लिखकर सीधे लिख देंगे। जैसे देखिए MnO2 है, ये आपका आयनित नहीं होता है जलीय विलयन में। और उसके बाद 4HCl लिखा हुआ है, तो HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका H+ और Cl- आयनों से मिलकर बना होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है,
तो आप जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, यानी ये जलीय विलयन में आयनित होता है तभी तो H प्लस आयन देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ H प्लस आयन लिखेंगे इसे। अब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो 4 लिख देंगे, 4H प्लस आयन। और इसके अलावा ये जो Cl आपका बचता है, अगर ये 4H प्लस है तो ये Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि Cl माइनस हो जाएगा। तो जितना H प्लस था उतना ही हमारा Cl माइनस में हो जाएगा। इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई है। उसके बाद फिर हम दूसरे साइड में जाएंगे तो MnCl2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब यहाँ Mn जो आपका है Mn2 प्लस, यानी Mn2 प्लस में डिवाइड हो जाता है और Cl माइनस में, 2Cl माइनस में। और इसके बाद H2O हमारा है, तो H2O हमने अभी लिखा है कि ये आयनित नहीं होता है, NH3CO2 CONO2। ऐसे देखेंगे यहाँ H2O भी लिखा हुआ है, यानी ये जल ही है तो ये जलीय विलयन में आयनित नहीं हो सकता है। तो इसे ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है 2H2O। और Cl2 यानी कोई परमाणु अगर अकेला है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कोई भी परमाणु है अगर अकेला, तो वो भी आयनित नहीं होगा। तो इसलिए Cl2 को भी हम जैसे का तैसा लिखा है, यानी Cl2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें आणविक समीकरण को हमने आयनिक में तो बदल लिया। अब आयनिक में क्या बदला हमने, जो अणु आयनित नहीं होते उन्हें वैसे लिखा रहने दिया, और जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं उन्हें प्लस माइनस आयनों के रूप में लिख दिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन से अणु दोनों तरफ बराबर है। जैसे देखिए यहाँ 4H प्लस है, अगर इधर भी H प्लस है तो H प्लस माइनस कर देंगे, यानी काट देंगे। अब यहाँ देखिए 4Cl माइनस है और यहाँ 2Cl माइनस है, तो Cl माइनस आयनों की संख्या दोनों तरफ आपकी कट जा रही है। यहाँ 4Cl है और यहाँ 2Cl है, तो 2Cl यहाँ कट गया और ये 4Cl था तो 2Cl इसमें से माइनस हो गया, यानी 2Cl यहाँ बचा हमारा MnO2 प्लस 4H प्लस 4H प्लस, और यहाँ 4Cl 2Cl में से माइनस हो गया तो 2Cl माइनस, और उसके बाद इधर Mn2 प्लस। अब यहाँ देखिए 2Cl माइनस हमारा कट चुका है इधर से, तो ये हमें नहीं लिखना है, प्लस 2H2O और इसके बाद फिर Cl2। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलने के लिए हमें करना क्या है। जैसे हमें कोई आणविक समीकरण मिल गई है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 और H2 और Cl2, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो अणु जल में आयनित हो जाते हैं, यानी जलीय विलयन में प्लस और माइनस आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हमें आयनित रूप में लिख देना है, यानी प्लस और माइनस के रूप में लिखना है। और जो अणु जलीय विलयन में आयनित नहीं होते, यानी प्लस माइनस में डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हमें वैसे के वैसा ही लिखा रहने देना है। जैसे कौन कौन से अणु हैं जो कि जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, तो देखिए NH3CO2 CO, तो ये सब ऐसे अणु हैं जो कि जल में आयनित नहीं होते हैं। तो जो जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम वैसे लिखा रहने देते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण में हमें H2O मिल गया, तो H2O को हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब कोई परमाणु है तो उसे भी वैसे लिखा रहने देंगे, क्योंकि ये अकेला है तो इसमें आयनित होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में जब हम इसे प्लस माइनस में डिवाइड कर देते हैं, यानी प्लस माइनस अलग अलग कर देते हैं, इसे आयनित रूप में लिख लेते हैं। तो आयनित रूप में लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ जो आयन बराबर हों, धन आयन या फिर ऋण आयन, जो आयन बराबर हो रहे हैं, दोनों तरफ मिल रहे हैं, उन्हें हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ 4Cl माइनस था और यहाँ 2Cl माइनस था, तो 4Cl माइनस और 2Cl माइनस, यानी दोनों तरफ Cl माइनस आयन थे। इधर 4 था और इधर 2 था, तो 2Cl से इधर वाला 2Cl माइनस आयन कट गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ 2Cl माइनस आयन। और H प्लस इधर था, इधर नहीं था, तो H प्लस को हम नहीं काट सकते हैं। तो MnO2 प्लस 4H प्लस 2Cl माइनस, फिर इधर Mn2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये हमें मिल गई संतुलित आयनिक समीकरण। यही संतुलित आयनिक समीकरण है। यही संतुलित आयनिक समीकरण है। तो अब आप जान गए होंगे कि आणविक समीकरण को हम आयनिक समीकरण में कैसे बदल सकते हैं। चलिए अब एक समीकरण हम देखते हैं। यह आणविक समीकरण है जिसे हमें बदलना है आयनिक समीकरण, और वही विधि हमारी काम करेगी जो हमने अभी पढ़ा है। इस आणविक समीकरण को हमें आयनिक समीकरण में बदलना है। तो आयनिक समीकरण में बदलने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि आपको ये देख लें कि कौन सा आपका अणु है जो जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, यानी प्लस माइनस आयनों में डिवाइड हो जाता है।
और कौन सा अणु आपका ऐसा है जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ इस समीकरण में ये जितने भी अणु हमने लिखे हैं ये सभी जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। जैसे K2Cr2O7 है, H2SO4 या FeSO4, ये सभी जो हैं ये जल में आयनित हो जाते हैं सिर्फ H2O को छोड़कर। यहाँ जो H2O लिखा है ये H2O आपका आयनित नहीं होता है, बाकी इसमें जितने अणु लिखे हैं ये सभी जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हें हम आयनिक रूप में लिखेंगे। आयनिक रूप में लिखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए K2Cr2O7 है तो K2 यानी पोटेशियम है। अब ये पोटेशियम पर एक धनावेश होता है K2 यानी कि 2K इसे हम लिखेंगे और इस पर एक धनावेश यानी 2K प्लस। देखिए K2 लिखा है, जब इसे आयनित रूप में लिखेंगे हम तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा, 2K प्लस हो जाएगा और प्लस Cr2O7 यानी क्रोमेट आयन है ये Cr2O7। अब इस पर 2 माइनस होता है तो यहाँ 2 माइनस लिखेंगे प्लस 7H2SO4 यानी H हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन से मिलकर ये बना है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ आपका H2 और इसका 7 से गुणा यानी 14 हाइड्रोजन आयन, 14H प्लस हम लिखेंगे यहाँ। फिर SO4 पर 2 माइनस होता है हमेशा, तो SO4 और इस पर 2 माइनस, ये देखिए 7 से इसका गुणा है तो 7SO4 लिखेंगे, 7SO4 और इस पर 2 माइनस आवेश होता है हमेशा प्लस 6FeSO4 तो 6Fe और Fe पर होता है एक प्लस आवेश और SO4 पर होता है 2 माइनस आवेश, तो SO4 2 माइनस और Fe प्लस। अब इसके बाद आपका देखिए अभिक्रिया के चिन्ह के दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो देखिए यहाँ 3Fe2SO4 का होल थ्राइस लिखा हुआ है, यानी 3Fe2 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे Fe2 का तो यहाँ हो जाएगा आपका 6Fe और इसके अलावा SO4 का होल थ्राइस यानी SO4 3 है और इसकी गुणा 3 से अगर हम करेंगे तो यानी 3 3 9, तो 9SO4 माइनस आयन आपके पास हो जाएगा। अब SO4 पर 2 माइनस होता है। अब SO4 यहाँ देखिए Fe से 3SO4 जुड़ा हुआ है तो 3SO4 जुड़ा हुआ है यानी Fe3 प्लस हो जाएगा, Fe3 प्लस और SO4 2 माइनस। इसके बाद फिर इधर आएंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस लिखा हुआ है तो Cr2 यानी इसे हम लिखेंगे क्या 2Cr और SO4 का होल थ्राइस यानी कि 3SO4। अब SO4 पर होता है 2 माइनस। अब यहाँ देखिए क्रोमियम से 3SO4 जुड़ा हुआ है यानी कि इस पर आवेश हो जाएगा 3 धनावेश। इसके बाद फिर K2SO4 आपका आता है तो K2SO4 यानी पोटेशियम आप जानते हैं K2 लिखा हुआ तो इसे 2K कर देंगे प्लस SO4। अब SO4 पर 2 माइनस होता है ये आप जानते हैं और 2 माइनस इस पर हुआ तो इस पर कितना हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। और उसके बाद 7H2O, तो H2O जलीय विलयन में आयनित नहीं होता है तो इसलिए 7H2O को ऐसा ही लिखा रहने देंगे जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए हमने क्या किया, जो हमने नियम पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग इसे किया है हमने। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, जो परमाणु या जो अणु आपके जलीय विलयन में आयनित होते हैं उन्हें हम आयनिक रूप में लिखेंगे। तो आयनिक रूप में लिखने पर हमें ये समीकरण प्राप्त हुई इतनी बड़ी, और इस समीकरण में देखिए ये सिर्फ H2O को छोड़ दिया जाएगा तो जितने भी अणु हैं ये सभी आयनित रूप में लिखे जा सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि दोनों तरफ यानी कि अभिक्रिया के बाएं साइड में और दाएं साइड में दोनों तरफ जो आयन आपके समान हैं उन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। देखिए 2K प्लस, देखिए 2K प्लस आपका LHS यानी पहले भी लिखा हुआ है और रिएक्शन होने के बाद भी 2K प्लस यहाँ लिखा हुआ है यानी 2K प्लस को हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद देखिए Cr2O7, तो Cr2O7 2 माइनस इधर है लेकिन इधर कहीं हमें दिख नहीं रहा है तो Cr2O7 ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर 14H प्लस है तो H प्लस इधर देखिए H प्लस कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखिए 7SO4 2 माइनस, 7SO4 2 माइनस इधर हुआ और इधर SO4 2 माइनस यानी कुल मिलाकर आपके पास हो गया 8SO4 हो गया। अब SO4 सॉरी यहाँ 8SO4 नहीं होगा भैया, 6Fe प्लस, यहाँ से देखिए 6Fe प्लस था और SO4 2 माइनस। अब SO4 में भी 6 से गुणा हुआ था तो यानी यहाँ हमें 6SO4 लिखना चाहिए था,
6SO4 2 माइनस। तो कुल मिलाकर देखिए 7SO4 2 माइनस और 6SO4 2 माइनस, यानी 7 और 6 13SO4 आयन इधर है। और अभिक्रिया के बाद देखिए, तो अभिक्रिया के बाद भी देखिए 9SO4 और उसके बाद 3SO4 और 1SO4, तो 9 और 3 12 और 1 13SO4 आयन इधर भी है और 13SO4 आयन इधर भी है। तो कुल मिलाकर हम 13SO4 आयन को कैंसिल कर देंगे। देखिए इधर 7 6 13, तो 13SO4 आयनों को हमने यहाँ कैंसिल किया। और उसके बाद अभिक्रिया के बाद देखिए दूसरी तरफ 9SO4 और 3SO4 और फिर 1, यानी 9 3 12 और 1 13SO4 आयन इधर था, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। फिर देखिए 6Fe प्लस इधर लिखा हुआ है, तो 6Fe प्लस और यहाँ Fe3 प्लस लिखा हुआ है। तो Fe प्लस और Fe3 प्लस में आपको अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ Fe प्लस है और यहाँ Fe3 प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब उसके बाद Cr3 प्लस है, तो Cr3 प्लस इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सब आयन जो आपके बचते हैं उन्हें हमें लिख लेना है। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe प्लस, और फिर अभिक्रिया के बाद देखें तो 6Fe3 प्लस और इसके बाद 2Cr3 प्लस और 7H2O। Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6Fe प्लस और 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस और 7H2O। तो देखिए यहाँ ये हमें आयनिक समीकरण मिल चुकी है। इस आणविक समीकरण को जो हमने आयनिक समीकरण में बदला, देखिए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4, फिर 6FeSO4 है और फिर 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 और 7H2O। तो ये समीकरण हमने देखा। अब ये इतनी बड़ी समीकरण है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयनिक समीकरण में बदलने के लिए आप जानते हैं कि जो अणु आपके जल में आयनित हो जाते हैं उन्हें ही हमें आयनिक रूप में लिखना है, और जो अणु जल में आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम आयनिक रूप में नहीं लिखते हैं। तो इसमें से सभी अणु जो जितने भी अणु दिए गए हैं ये सभी जल में आयनित हो जाते हैं, सिर्फ H2O को छोड़ देते हैं। तो H2O जल में आयनित नहीं होता है, बाकी सभी अणु जितने इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी जल में आयनित हो जाते हैं। तो देखिए K2Cr2O7 था, तो K2Cr2O7 जब ये प्लस माइनस में डिवाइड हुआ तो 2K प्लस और Cr2O7 2 माइनस। उसके बाद H2SO4 है, तो देखिए H2 है, यहाँ 7 का गुणा 2 से, यानी 7 का 2 से गुणा किया हमने तो 14 मिल गया। अब H पर एक प्लस आवेश होता है तो H प्लस लिख देंगे। उसके बाद SO4, तो SO4 माइनस यानी सल्फेट पर 2 ऋण आवेश होता है, ये हमने लिख दिया। फिर 6FeSO4, यानी FeSO4 जब आयनित होगा तो Fe प्लस और SO4 में, तो Fe प्लस और SO4, देखिए SO4 पर 2 माइनस है तो Fe पर 2 प्लस हो जाएगा। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो 3Fe2SO4 का होल थ्राइस देखिए यहाँ, यानी 3 का गुणा 2 से, यानी 3 दूनी 6 Fe हो गया। अब यहाँ देखिए SO4 पर 1 माइनस होता है और SO4 पर 2 माइनस होता है और यहाँ 3SO4 जुड़ा हुआ है, तो SO4 पर 2 माइनस और 3SO4 जुड़ा हुआ है, इसलिए Fe पर 3 प्लस आवेश आ जाएगा। उसके बाद फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस, अब SO4 पर यहाँ भी 2 माइनस होता है और SO4 क्रोमियम से कितना जुड़ा हुआ है, 3SO4, यानी कि क्रोमियम पर भी 3 धन आवेश आ जाएगा। फिर K2SO4 लिखा हुआ है, यानी पोटेशियम पर देखिए 2K लिखेंगे और सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो यहाँ 2 प्लस होना चाहिए, प्लस है 2 का गुणा यानी कि 2 प्लस होगा ये भी। उसके बाद 7H2O, तो H2O आप जानते हैं कि जलीय विलयन में आयनित ही नहीं होता है। इसके बाद हमें क्या करना था, हम देखेंगे कि जो आयन दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने देखा पहले 2K प्लस, अभिक्रिया के बाएं साइड में यानी LHS में 2K प्लस मिल रहा है और फिर RHS में भी 2K मिल रहा है, यानी पोटेशियम आयन दोनों तरफ है, तो पोटेशियम आयन 2K प्लस और 2K प्लस को हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद Cr2O7 इधर नहीं है तो इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फिर 14H प्लस इधर है और दूसरे साइड में नहीं है तो इसे भी नहीं कैंसिल करेंगे। यहाँ देखिए 7SO4 2 माइनस और यहाँ 6SO4 2 माइनस, यानी 7 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13SO4 2 माइनस आयन यहाँ हो गए। और दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ भी 9SO4 माइनस और फिर 3SO4 2 माइनस और 1SO4 2 माइनस, तो कुल मिलाकर 9 3 12 और एक 13SO4 आयन इधर और 13SO4 आयन इधर है, तो इसलिए इन्हें भी हमने कैंसिल कर दिया।
इसके बाद यहाँ बचता है आपका 6Fe+2 और इधर बचता है आपका 6Fe+3। अगर यहाँ भी +2 होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 3 आवेश है धन और यहाँ 2 धन आवेश है, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। तो बाकी जो चीज़ें बची हैं उन्हें हम लिख लेंगे, तो यही हमारी संतुलित आयनिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। आयनिक समीकरण हमें मिल गई क्या, Cr2O7 - 14H+, फिर 6Fe+2, फिर 6Fe3+ और 2Cr3+ और 7H2। तो यही हमारी आयनिक समीकरण हो गई, यही हमारी आयनिक समीकरण है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण में बदलना जान गए होंगे। चलिए देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा आता है आयनिक समीकरण से आणविक समीकरण में बदलना। पहले हमने पढ़ा क्या, आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण में, और अब हम पढ़ेंगे आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण को आणविक में बदलेंगे। तो आयनिक समीकरण को हमने ले लिया Fe3+ Sn2+ और Fe2+ Sn4+। तो इसे बदलने के लिए जो नियम होता है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, आयनिक समीकरण में नियम लिख लेंगे। आयनिक समीकरण में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों, आयनिक समीकरण में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों आयनिक समीकरण में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की संख्या। देखिए, आयनिक समीकरण ये हो गया, इसमें उपस्थित धन आयन या ऋण आयन जो भी हैं वो बाईं तरफ जितने भी उपस्थित हैं। देखिए, आयनिक समीकरण में उपस्थित धनायनों और ऋण आयनों की संख्या ब्रैकेट में लिख देंगे बाईं तरफ, यानी LHS में जितने भी धनायन या ऋण आयन हैं, बाईं तरफ जितने धनायन ऋण आयन उपस्थित हैं उसके संगत की संख्या, उसके संगत धनायनों व ऋणायनों की उचित संख्या समीकरण में दाईं तरफ, समीकरण में दाईं तरफ यानी RHS के साइड में दाईं तरफ। देखिए, आयनिक समीकरण में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या जितने भी बाईं तरफ धनायन या ऋणायन हैं उसके संगत यानी उसी के समान धनायनों या ऋणायनों की संख्या समीकरण में बाईं तरफ लिखकर, दाईं तरफ लिखकर आणविक रूप में बदला जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी धनायन या ऋणायन हो उन सभी की संख्याएं दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद संगत धनायन या ऋणायन से बने अणुओं में सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए, आयनिक समीकरण से आणविक समीकरण में बदलने के लिए हमने नियम क्या लिखा कि आयनिक समीकरण अगर कोई है तो उसमें उपस्थित जितने भी धनायन या ऋण आयन हैं उसके संगत धनायन या ऋण आयन, जैसे देखिए यहाँ 3+ है तो उतने ही माइनस आयन उधर हमें इसके साथ जोड़ने हैं, और उसके बाद बाईं तरफ जितने हैं उतने धनावेश या ऋणावेश के समान। जैसे यहाँ देखिए धनावेश है तो इसके जितना यहाँ धनावेश है उतने ही ऋणावेश का कोई आयन हमें जोड़ना है यहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ 2 धनावेश है तो यानी कि 2 ऋणावेश वाला कोई आयन हमें जोड़ना है। फिर इधर देखिए दाईं तरफ 2 धनावेश वाला ये आयन है, इसमें 2 ऋणावेश वाला कोई आयन जोड़ देना है। फिर यहाँ 4+ आवेश है
तो 4 माइनस आवेश वाला कोई आयन जोड़ देना है हमें। तो यही करना है हमें आयनिक समीकरण से आणविक समीकरण में बदलते समय। अब देखिए इसके बाद जब आणविक समीकरण में बदल लेते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है या समान है या नहीं। तो देखिए इस उदाहरण को हम समझते हैं। देखिए फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन, ये एक आयनिक समीकरण है और इस आयनिक समीकरण को अब हमें बदलना है आणविक समीकरण में। तो आयनिक समीकरण से आणविक समीकरण में बदलने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इनके संगत आयन यानी जितना धन आवेश यहाँ है उतने ही ऋण आवेश वाले आयन हमें जोड़ने हैं इनके साथ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फेरिक क्लोराइड यानी Fe हो गया फेरिक, इसके साथ हमें जोड़ना क्या है, क्लोराइड लिखा हुआ है यानी क्लोरीन जोड़ना है। तो देखिए 2Fe3+ और इसके साथ इसका संगत ऋण आयन क्या हो जाएगा, क्लोराइड लिखा हुआ है यानी कि इसके साथ हम क्लोरीन जोड़ेंगे। क्लोरीन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ देखिए जितना धन आवेश हो उतना ही ऋण आवेश यहाँ होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन पर सिर्फ एक ऋण आवेश होता है। तो क्लोरीन पर एक ऋण आवेश अगर होता है तो यहाँ देखिए 2 3 6 धन आवेश है यानी यहाँ हम क्या करेंगे, इसे 6Cl माइनस कर देंगे। तो देखिए 6 माइनस 6 का गुणा माइनस से करेंगे अगर एक माइनस से, तो 6 माइनस आवेश यहाँ हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, Sn2+ लिखा हुआ है तो Sn2+ यानी स्टेनस क्लोराइड है। तो स्टेनस क्लोराइड यानी Sn2+। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, Cl- यहाँ भी जोड़ना है क्योंकि क्लोराइड का नाम यहाँ दिया रहा है। अब Cl पर एक माइनस होता है, यहाँ देखिए 2+ है यानी यहाँ हम 2 माइनस करेंगे, कैसे, 2 से इसे गुणा करा देंगे, फिर अभिक्रिया का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ेंगे RHS में। तो 2Fe2+ लिखा हुआ है 2Fe2+। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी Cl- आयन, लेकिन जितना यहाँ धनावेश होगा उतना ही Cl- यानी ऋणावेश आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 धनावेश है यानी यहाँ 4 Cl- जोड़ेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अगर, तो Sn4+ लिखा हुआ है, Sn4+ ऐसे लिखा रहने देंगे हम। अब इस पर 4+ है यानी कि इसके साथ हमें जोड़ना है अगर क्लोरीन, तो क्लोरीन पर एक माइनस होता है, 4+ है यानी इसे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4Cl- हमें मिल जाएगा। अब देखिए आप फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा अपचयन जो हमने किया, इसमें देखिए दोनों तरफ 2Fe3+ है। अब इसके संगत ऋण आयन देखिए 2 3 6 धनावेश है, इसके समान हमने 6 माइनस का गुणा 6 से, -1 है यहाँ तो इसे -1 को 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो 6 माइनस और यहाँ 6+, तो कुल मिलाकर इनका धनावेश और ऋणावेश बराबर हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो Sn2+। अब इधर इसके साथ क्लोरीन हमने जोड़ा तो क्लोरीन पर भी अगर इस पर 2 माइनस है तो इस पर 2+ होना चाहिए, इस पर 2+ है तो इस पर 2 माइनस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक माइनस था, इसका गुणा 2 से हमने किया यानी 2 धनावेश और 2 ऋणावेश दोनों तरफ बराबर हो गए। फिर 2Fe2+ और 4Cl-, तो Fe2+ यानी 2 का गुणा 2 से अगर हम करेंगे यानी कुल मिलाकर इस पर 4 धनावेश है, तो क्लोरीन पर 4 ऋणावेश होना चाहिए। तो क्लोरीन पर एक माइनस होता है, इसे हमने 4 से किया गुणा, तो यहाँ भी 4 ऋणावेश होगा। फिर Sn4+, Sn पर 4 धनावेश है तो हमने क्लोरीन इसके साथ जब जोड़ा तो क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है, तो क्लोरीन को हमने किया 4 से गुणा। अब इस समीकरण को हम आणविक रूप में लिखेंगे। प्राप्त समीकरण को आणविक रूप में लिखने पर, प्राप्त समीकरण को आणविक रूप में लिखने पर, प्राप्त समीकरण को आणविक रूप में लिखने पर, प्राप्त समीकरण में आणविक रूप में लिखने पर, तो जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई, अब देखिए Fe के साथ जितना ऋण आयन हमने जोड़ा है वही हम लिखेंगे आणविक रूप में 2Fe। अब देखिए ऐसा Cl2 हम लिखेंगे अगर यहाँ 2FeCl3, देखिए यहाँ 6Cl है, अगर 2 का गुणा हम 3 से कर दें यानी Cl3 कर दें तो 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा और 2 Fe आपका पहले से ही प्रेजेंट था, तो 2FeCl3 हो गया प्लस Sn और यहाँ 2+ यहाँ 2Cl- यानी Sn और यहाँ कर देंगे हम 2Cl है Cl2 हो जाएगा SnCl2। फिर अभिक्रिया के बाद देखिए 2Fe2+ और 4Cl-, तो Fe और उसके बाद Fe के बाद देखिए Cl, FeCl4, FeCl4 हो गया और उसके बाद Sn4+ है और 4Cl- यानी Sn और Cl4। तो देखिए कुल मिलाकर हमें समीकरण प्राप्त हो रही है।
तो देखिए भैया 2Fe3 प्लस और 6Cl माइनस को जो हमने ऐड किया तो 2FeCl3, देखिए यहाँ Cl3 यानी 3 का गुणा 2 से, तो Cl6 हो रहा है आपका। 2Fe पहले से लिखा था तो 2FeCl3 ये आपका बराबर हुआ SN2 प्लस और 2Cl माइनस, यानी अगर हम यहाँ लिख दें SnCl2 तो Sn एक था, Sn एक ही रह गया और Cl2 हो गया, तो यानी कि यहाँ भी बराबर है आपका फिर 2Fe4Cl माइनस। तो 2Fe4Cl यानी यहाँ हमें 2 करना था, देखिए 2Fe था तो 2Fe और उसके बाद 4Cl है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे FeCl2। अब इस 2 का गुणा इस 2 से हो गया यानी 4 हो गया Fe2FeCl2, यानी कुल मिलाकर क्लोरीन भी आपका 4 यहाँ था तो 2 दूना 4 हो गया और आयरन 2 था तो 2 ही है। इसके बाद फिर SN4 प्लस था 4Cl माइनस था तो SN ऐसे ही रहेगा, फिर 4Cl था यानी SnCl4 हो गया। अब ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई ये हमारी देखना है कि संतुलित आयनिक समीकरण है या संतुलित आणविक समीकरण है या नहीं। संतुलित का मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए 2Fe यहाँ है और 2Fe यहाँ है तो ये आपका बराबर हुआ। फिर Cl3 इसका गुणा 2 से यानी Cl3 और इसका गुणा 2 से यानी 6Cl हो गया और यहाँ 2Cl यानी 8Cl इधर है, 8 क्लोरीन इधर प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो 2 दूना 4 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, यानी दोनों तरफ क्लोरीन की संख्या भी बराबर है और आयरन की संख्या भी बराबर है। अब बचता है हमारा SN एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो कुल मिलाकर ये हमें प्राप्त हो गई संतुलित आणविक समीकरण। संतुलित आणविक समीकरण यही संतुलित आणविक समीकरण है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आणविक समीकरण से हम आयनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं और फिर आयनिक समीकरण अगर कोई दिया हुआ है तो उसे हम आणविक समीकरण में कैसे बदलते हैं। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि।